Good morning, students. Class 10. Once again, you all are welcomed on the online platform of the RPS Public School. आज सिविक्स का जो चैप्टर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, पॉलिटिकल पार्टीज, उसके फंक्शंस मैंने लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किए थे और उसके 5 फंक्शन मैंने पहले एक्सप्लेन किया था। उस 5 फंक्शन में आपका फंक्शन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज में पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शंस, policy making policy and the program, making laws, and the form and run the government. These were the important function of the political parties. Also, political parties do the role of the opposition. तो मैंने ये आपको एक्सप्लेन पहले कर दिया था। उसके बाद 2 फंक्शन और भी बच गए थे पॉलिटिकल पार्टीज का, जो मैं आज एक्सप्लेन करने जा रहा हूं आपको। जो नेक्स्ट 2 जो पॉलिटिकल पार्टीज के फंक्शन बच गए थे, उसमें 6 है शेप पब्लिक ओपिनियन। लोगों के विचार को एक शेप देने का काम करता है पॉलिटिकल पार्टीज। वह अक्सर पॉलिटिकल पार्टीज जो है हाईलाइट करता है इश्यूज, जो समस्याएं होती हैं पब्लिक की, उसको हाईलाइट करता है। चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज रूलिंग पार्टी से हो या अपोजिशन पार्टी से हो, जनता की समस्याओं को उठाने का काम करता है। उसके अगेंस्ट में वो मूवमेंट भी लॉन्च करता है। अगर गवर्नमेंट उस इश्यूज पे ध्यान नहीं देती, उस प्रॉब्लम पे ध्यान नहीं देती है, तो मूवमेंट भी लॉन्च करती है पॉलिटिकल पार्टीज फॉर द रिजोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। जनता की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज कई तरह के आंदोलन चलाते हैं, रैली करते हैं, पार्लियामेंट के अंदर आवाज उठाते हैं और कॉमन पीपुल के बीच में जाकर के गवर्नमेंट के बातों को रखते हैं और फिर गवर्नमेंट के अगेंस्ट में आवाज उठाते हैं इन फेवर ऑफ द सिटीजन, इन फेवर ऑफ द पब्लिक। तो ये था शेप पब्लिक ओपिनियन। नेक्स्ट जो 7th जो आपका फंक्शन पॉलिटिकल पार्टीज का है, एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड द वेलफेयर स्कीम। एक्चुअली गवर्नमेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेलफेयर स्कीम जनता के लिए चलाती है, पीपल के लिए चलाती है, सिटीजन के लिए चलाती है, लेकिन सारे पीपल अवेयर नहीं होते हैं इस स्कीम को लेकर। बहुत सारे पीपल अनअवेयर होते हैं। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है वह यह काम करती है कि जनता के पास गवर्नमेंट के मैशनरीज तक जनता को पहुंचाने का काम करती है। ऑर्डिनरी जो सिटीजन होते हैं, जिन्हें ऑफिशियल वर्क के बारे में पता नहीं होता है, कैसे गवर्नमेंट के फैसिलिटीज को अवेल किया जाए, उन्हें पता नहीं होता है। तो ये पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट के ऑफिस तक उनको पहुंचाने का काम करती है और बताती है कि गवर्नमेंट ने कौन सी पॉलिसी आपके लिए बनाया है, प्रोग्राम कौन सा आपके लिए बनाया है, उस पॉलिसी और प्रोग्राम से बेनिफिट उठाए, ये मैसेज देने का काम करती है पॉलिटिकल पार्टीज। तो ये 2 जो रेस्ट बच गए थे फंक्शन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज में, शेप पब्लिक ओपिनियन एंड द एक्सेस टू द गवर्नमेंट मशीनरी एंड द वेलफेयर स्कीम, ये फंक्शन थे आपको पॉलिटिकल पार्टीज के। तो ऑल टुगेदर ऑलमोस्ट 7 फंक्शन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज हो गए। अब हमें ये जानना है नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। क्या कभी हम सोच सकते हैं इस बात को कि इन डेमोक्रेसी विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज गवर्नमेंट चल सकती है या नहीं चल सकती, या फिर पॉलिटिकल पार्टी की क्या जरूरत है? ये हमें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके जरूरी इसलिए भी है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो मैंने अभी आपको बताया इतने सारे फंक्शन करती है, इसलिए पॉलिटिकल पार्टी जरूरी है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में। लेकिन क्या इमेजिन हम कर सकते हैं विदाउट पॉलिटिकल पार्टी कोई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रन कर सकती है? चलिए इसको मानकर चले विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज कोई गवर्नमेंट रन करे, जैसे अपने ही देश को मान के चले कोई पॉलिटिकल पार्टीज नहीं हो। लेकिन उसके बाद इलेक्शन भी होने हैं पार्लियामेंट के लिए और इलेक्शन भी होने हैं लेजिस्लेचर के लिए। चलिए पार्लियामेंट इलेक्शन होगा तो ईच एंड एवरी मेंबर जो कंटेस्ट करेंगे इलेक्शन, सभी क्या होंगे? इंडिपेंडेंट होंगे। सभी व्यक्ति इंडिपेंडेंट होंगे। जो जीतेंगे वह
अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज के फेवर के लिए ही काम करेंगे, पूरे देश के लिए यूनाइट होकर वो नहीं सोच पाएंगे। नो एनी प्रोमिस और पॉलिसी, वह देश से जुड़ा हुआ, होल कंट्री से जुड़ा हुआ, होल स्टेट से जुड़ा हुआ किसी तरह की पॉलिसी या प्रोग्राम बनाने के लिए रेडी नहीं हो पाएंगे। वह सोचेंगे कि अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज में मैक्सिमम बेनिफिट प्रोवाइड करें ताकि वो अगले इलेक्शन में फिर जीत सके। अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए वो क्या होंगे, अकाउंटेबल होंगे। तो इस तरह करके हम ये देख पाते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी बहुत जरूरी है, आवश्यक इसको है। ओके, नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज में मैंने आपको बताया कि अगर इंडिपेंडेंट वो लड़ेंगे तो देन दे विल बी नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर द नेशन, दे विल ओनली अकाउंटेबल फॉर देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन, अपने कॉन्स्टिट्यूशन की जवाबदेही होगा। इसका एग्जाम्पल के साथ हम अगर देखें तो भारत के बहुत सारे स्टेट्स में नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शन होता है पंचायत में, और हमारे बिहार में भी आप जानते हैं पंचायत का जो इलेक्शन होता है, थर्ड टायर इलेक्शन जो होता है, वह पार्टी बेस्ड नहीं होता है। वहां पे सारे कैंडिडेट क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, चाहे वो किसी लेवल का हो, वार्ड से लेकर के पंचायत समिति, जिला परिषद, मुखिया, किसी भी पोस्ट के लिए वो पार्टी बेस्ड इलेक्शन नहीं होता है। तो इससे क्या होता है, आप इसको थोड़ा सा एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि गांव जो होता है जहां पे लोग इलेक्शन से पहले यूनाइट होते हैं, वो क्या होता है, फैक्शन में टूट जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। इतने सारे मेंबर इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं तो छोटा सोसाइटी भी टुकड़ों में बढ़ जाता है, और एक प्रकार से लोगों के बीच में डिस्ट्रस्ट की भावना क्रिएट हो जाती है अगर वो इंडिपेंडेंटली इलेक्शन लड़ते हैं तो। इसलिए पॉलिटिकल पार्टी डेमोक्रेसी में बहुत जरूरी है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पॉलिटिकल पार्टी में रेज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज मीन्स इमरजेंस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। जहां पे पॉलिटिकल पार्टीज का जन्म होगा, उद्भव होगा, तो वहां मानकर चलना पड़ेगा कि वह गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट डेमोक्रेसी वो है। और जरूरी ये भी है, नेसेसिटी इसकी पॉलिटिकल पार्टीज की, लार्जर सोसाइटी जो होगा तो वहां पे पॉलिटिकल पार्टी जरूरी है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होती है वहां पे लार्जर सोसाइटी में, क्योंकि लार्जर सोसाइटी, यहां लार्जर सोसाइटी से मतलब है लार्ज स्केल ऑफ पॉपुलेशन। जहां लार्ज स्केल ऑफ पॉपुलेशन होगा वहां पे इलेक्शन मस्ट है रिप्रेजेंटेटिव का, और रिप्रेजेंटेटिव इलेक्शन के लिए पॉलिटिकल पार्टी का फॉर्मेशन जरूरी है, नेसेसिटी भी जरूरी है। तो इस तरह हमने समझा कि नेसेसिटी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा है, हाउ मेनी पार्टी शुड बी इन डेमोक्रेसी। किसी भी डेमोक्रेसी में कितने तरह के पार्टी होने चाहिए, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो इंडिया में, हम इंडिया से स्टार्ट करते हैं। इंडिया में आज के डेट में मोर देन 750 पॉलिटिकल पार्टीज हैं, बट ऑल दीज पार्टीज आर नॉट सीरियस कंटेंडर। यहाँ सीरियस कंटेंडर से मतलब है ये इंटरेस्टिंगली इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हमेशा। व्हेनेवर देयर इज इलेक्शन a lot of parties raised। जब इलेक्शन नजदीक आता है बहुत सारी स्मॉल पार्टी पर खड़े हो जाते हैं, इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं, हारते हैं, उसके बाद फिर ये नामो निशान इनका मिट जाता है। इसलिए कहा जाता है कि हमारे देश में नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज अधिक है, बट दे आर नॉट कंटेस्टिंग इलेक्शन सीरियसली वो लड़ते इलेक्शन नहीं है। दुनिया में वन पार्टी सिस्टम होता है, जहां पे एक पार्टी सीरियस कंटेंडर होते हैं, उसे वन पार्टी सिस्टम कहा जाता है। जैसे चाइना में आप देख लें, कम्युनिस्ट पार्टी है वहां पे चाइना में, और कम्युनिस्ट पार्टी एक ही पार्टी वहां चाइना में है जो कम्युनिस्ट पार्टी है आपको है।
वहां पे जनता फ्री नहीं है कि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज का फॉर्मेशन कर पाए वो। लेकिन इंडिया में पीपुल फ्री है, वो पॉलिटिकल पार्टीज का फाउंडेशन कर सकते हैं। तो चाइना में पॉलिटिकल पार्टी फाउंडेशन नहीं कर सकते पीपुल, इसका मतलब है कि वो एक गुड ऑप्शन पॉपुलेशन के पास में नहीं है, जनता के पास गुड ऑप्शन नहीं है, और कह सकते हैं ये डेमोक्रेसी का ऑप्शन नहीं है, अच्छा डेमोक्रेसी का ऑप्शन नहीं है। इसलिए भी नहीं है कि अगर किसी व्यक्ति को उस पॉलिटिकल पार्टी से डिससेटिस्फैक्शन हो, देन व्हाट विल दे डू, तो क्या करेंगे वो? दूसरा पार्टी तो है नहीं ज्वाइन करने के लिए। अल्टीमेटली डिससेटिस्फैक्शन के बावजूद भी उसे उसी पॉलिटिकल पार्टी, अगर वो रिप्रेजेंटेटिव बनना चाहता भी है तो उसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि दूसरा पार्टी तो है नहीं। तो डेमोक्रेटिक वे में अगर देखा जाए और डेमोक्रेटिक ऑप्शन देखा जाए, देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पॉलिटिकल पार्टीज। कम से कम कितने पार्टी होने चाहिए? 2 पार्टी होने चाहिए डेमोक्रेसी में। और इस पार्टी सिस्टम को 2 पार्टी सिस्टम कहा जाता है। यूं कहे जिस कंट्री में 2 पॉलिटिकल पार्टीज फंक्शन करते हैं उसे 2 पार्टी सिस्टम कह सकते हैं। जैसे कि यूएसए में, अमेरिका में 2 पॉलिटिकल पार्टीज हैं, रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी, और ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज ही अक्सर गवर्नमेंट में आते हैं और चेंज होते रहते हैं। कभी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनती है और कभी रिपब्लिकन की गवर्नमेंट बनती है। तो अमेरिका में किस तरह की पार्टी सिस्टम हो गया? 2 पार्टी सिस्टम। अब हम आ जाते हैं यूके में, यूनाइटेड किंगडम में। वहां भी 2 पार्टी है, लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी। और इसी पार्टी में गवर्नमेंट चेंज होती रहती है इलेक्शन में, कभी लेबर पार्टी की गवर्नमेंट बनती है और कभी कंजर्वेटिव पार्टी की गवर्नमेंट बनती है। तो इसे कहते हैं 2 पार्टी सिस्टम। तीसरा जो पार्टी सिस्टम होता है मल्टी पार्टी सिस्टम होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल हमारा देश है, इंडिया है। हमारे देश में मल्टी पार्टी सिस्टम है। यह मल्टी पार्टी सिस्टम से मतलब है पीपुल हैविंग राइट टू फॉर्म द पॉलिटिकल पार्टीज। लोग को डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी के फॉर्मेशन का राइट यहां दिया गया है। इसीलिए हमारे देश में पॉलिटिकल पार्टीज 750 या उससे ज्यादा हैं, या फिर हर इलेक्शन में नए पार्टी का फॉर्मेशन हो सकता है। अगर आप रिसेंट न्यूज से अपडेट है तो आप देख सकते हैं यूपी में इलेक्शन हो रहा है, स्टेट इलेक्शन, और देखेंगे वहां न्यू पॉलिटिकल पार्टी से उभर कर सामने आ रहे हैं। और जब मैक्सिमम पॉलिटिकल पार्टीज उभर कर सामने आते हैं तो कभी कभी वो कॉलिजन भी बनाते हैं टू गेन द पावर। जब लगता है पॉलिटिकल पार्टीज को सिंगली वो कॉन्टेस्ट करके गवर्नमेंट नहीं बना सकते हैं, देन मेक द कॉलिजन। या तो इलेक्शन के पहले वो एक दोस्ती करते हैं आपस में, या फिर इलेक्शन के बाद ही वो एक तरह से दोस्ती करते हैं और वो कॉलिजन बनाते हैं, गवर्नमेंट बनाते हैं। ठीक है, जैसे हमारे देश में अभी फिलहाल जो 2 कॉलिजन काम कर रहा है आपको, यूपीए और एनडीए। फिलहाल अभी देश में एनडीए की गवर्नमेंट चल रही है और एक दूसरा यूपीए है। हालांकि कॉलिजन गवर्नमेंट एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं होती है, इसमें अक्सर इनस्टेबिलिटी आती रहती है। यह इनस्टेबिलिटी से मतलब है कि कभी भी जो अलायंस पार्टनर होते हैं डिससेटिस्फेक्शन के बाद वो अपने सपोर्ट को खींच लेते हैं। जैसे ही सपोर्ट को खींचते हैं गवर्नमेंट इनस्टेबल हो जाती है, गवर्नमेंट अस्थायी हो जाती है और गवर्नमेंट के गिरने का चांस अधिक रहता है। तो ये क्या हुआ? 3 तरह की पॉलिटिकल पार्टीज में। ओके।